और बंधुओं, अब अपने आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर B.K. पुटियाला जी को। वो मंच पर आए और वक्तव्य दें। माननीय श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी, हमारे विश्वविद्यालय को जिनको लगातार आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है भोपाल में, ऐसे मेरे बुजुर्ग आरिफ बेग साहब, त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, देवेंद्र आर्य जी, मनचंदा जी और मेरे सहयोगी जिनकी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सभागार में उपस्थित बहनों भाइयों, बाबू रामेश्वर प्रसाद जी, मुझे थोड़ी सी संकट का आभास हो रहा है कि समाज जीवन के दो श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ वक्ताओं के बीच में मुझ अध्यापक को रखा गया और बेग साहब के बाद तो कुछ कहना प्रभावी होगा कि नहीं होगा ये बड़ा कठिन है। फिर भी मैं अपनी बात रखूंगा, संक्षिप्त में रखूंगा, क्योंकि हम सब लोग आज आडवाणी जी को ही सुनने आए हैं। मित्रों, एक सिद्धांत या कहावत हमने पश्चिम से उधार ली और उस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और उसको बार बार दोहराते रहते हैं, जो अपने आप में अधूरी है, जो अपने आप में कमजोर है और असत्य है। वो ये है कि पत्रकारिता समाज का या प्रजातंत्र का चौथा खंभा है। ये बात अपने आप में अधूरी है और मालूम नहीं किसने इसको कहा है, मगर हम इसको बिना सोचे समझे इसका प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। ये बहुत मानवीय संवेदनाओं को और मानवीय संवाद और संचार को समझने की बहुत ही छोटी और अधूरी एक प्रयास है, क्योंकि मानव शास्त्री ये बात को जानते हैं और इस बात को उन्होंने सिद्ध करके किया है कि मानव को समाज में रचना के लिए, सामाजिक रचना के लिए, सामाजिक जीवन के लिए संवाद एक अनिवार्यता है। जब हम फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन लिविंग की बात करते हैं तो हम भोजन, सांस लेना इत्यादि की बात करते हैं, प्रजनन की बात करते हैं, परंतु अन्य प्राणियों से अतिरिक्त एक अनिवार्य जो बात मानव समाज के लिए है वो है संवाद, संचार, मानव का संवाद। क्योंकि मनुष्य का जन्म अगर आप देखें तो इस स्थिति में होता है कि वो पूरी तरह से निर्भर है, और आप देखेंगे कि क्रमिक विकास में ये निर्भरता धीरे धीरे कम होती गई और मानव जीवन में ये पूर्णता को पहुंची। और इस बिल्कुल दुर्बल और बिल्कुल निर्भर डिपेंडेंट ह्यूमन चाइल्ड को समाज में रहने के लिए छोटे समूहों की और समाज की आवश्यकता है, और समाज की आवश्यकता है संवाद। संवाद के बिना समाज चल नहीं सकता। और जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य ने अपनी संवाद की क्षमताओं को विस्तार देना शुरू किया और उसने उस विस्तार को इतना बढ़ा दिया, अपनी दुनिया को इतना बढ़ाना प्रारंभ किया कि आज उस बात को हम साक्षात रूप से देखते आ रहे हैं, जिसको विवेकानंद ने 1894 में कहा कि सारा विश्व एक विश्व ग्राम होने वाला है। विश्व ग्राम की जो कल्पना प्राचीन ग्रंथों में वसुदेव कुटुंबकम की और जिसको स्वामी विवेकानंद ने संसार ग्राम के नाम से व्याख्या की, उसको साकार करने के लिए जो मानव का संवाद है वो अनिवार्य है, और ये प्राकृतिक और नैसर्गिक है।
जब प्रकृति के नियमों को हम बाधित करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उनका वायलेशन करते हैं, तो प्रकृति सजा जरूर देती है। प्रकृति मनुष्य के, भारत के समाज में जब संवाद को बाधित किया गया 1975 में, तो पूरा समाज उठ के खड़ा हुआ। 3-4 तरह की दुनिया उस दिनों में बनी। एक दुनिया हमारे देश की जेलों में थी, जिसका जिक्र आरिफ बेग साहब ने किया, और उस दुनिया से भी एक सकारात्मक परिणाम लेकर के अपने सारे जो त्यागी पुरुष थे, तप करने वाले पुरुष थे, वो सब उसमें से निकले। एक दुनिया उन लोगों की थी जो या तो आपातकालीन का समर्थन करते थे या उसके कार्यकर्ता थे। वो अपनी एक दुनिया में रहते थे और उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलत कदम उठाया है, एक गलत कार्य किया है। परंतु एक दुनिया और थी जिसमें हम में से, आप में से बहुत से लोग थे जो जेल में नहीं थे। एक अंडरग्राउंड मूवमेंट जो चली, संवाद की एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चली। हाथ से लिखे हुए पत्र, साइक्लोस्टाइल पत्र, छुपकर छपे हुए पत्र और उनका वितरण और एक कॉपी को अनेकों लोगों तक पहुंचाना, ये एक संवाद की दुनिया अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बनी, एक संवाद की दुनिया जेलों में बनी और एक संवाद की दुनिया पूरे विश्व में बनी, जिसने भारत की इमरजेंसी को, उसकी अवहेलना की और उसको कहा कि यह गलत है। किसी भी समाज में, डेमोक्रेटिक समाज में, प्रजातांत्रिक समाज में तो वो बिल्कुल भी असहनीय है। इस प्रकार से जब एक प्रकृति के नियमों को हमने तोड़ा तो प्रकृति ने इसका निष्कर्ष भी हमें दिया। हालांकि जब अरुण भगत जी ने अपना पीएचडी का कार्य भी इसी विषय पर किया और अब इन्होंने हिंदी में लिखी कविताओं का, उस समय की कविताओं का, जिसमें उन्होंने ये सारा जिक्र किया है, और हर एक कविता अपने आप में एक उदाहरण बनती है। जैसे देवेंद्र दीपक जी की कविता में उन्होंने पेड़ से पूछा, वृक्ष से पूछा कि बताओ कि ये घोंसलों में से पक्षी आजकल निकलते क्यों नहीं, घोंसलों के अंदर ही क्यों बंद है? तो देवेंद्र दीपक जी ही पेड़ को भाषा देते हैं और उन्होंने नए शब्द की रचना की। उन्होंने कहा कि ये इसलिए नहीं निकलते क्योंकि वातावरण सारा सेंसरित है। सेंसर से शब्द बनाया और वातावरण सारा सेंसरित है। ये इस प्रकार का जो एक संवाद उस समय बना, ये संवाद उस समय की सत्ता रोक नहीं पाई थी। ये संवाद बना हुआ था और उसी संवाद के कारण से एक इतना बड़ा उबाल उठा कि वो सत्ता जो अपने आप को इस अहंकार में समझती थी, उसको झुकना पड़ा और उसको, उस सत्ता को हमने अस्वीकारा, भारतीय समाज ने अस्वीकारा। शोध का विषय है। आपने, मुझे लगता है हम सबको मिलकर के, हमने सबने मिलकर के ही अरुण भगत जी को इस बात का बधाई भी दी है, उनकी सराहना की है, उनका आभार भी प्रकट है कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर शोध करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। परंतु 2 विषय और शोध करने के हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में उस समय की जो कविता है, मुझे पता है कि मराठी में उस समय की कविताओं का और बंगला में उस समय की कविताओं का इसी प्रकार से विश्लेषण हो चुका है, परंतु अन्य भाषाओं का भी होना चाहिए, विशेषकर उर्दू में करने की आवश्यकता है। दूसरा एक शोध का विषय कोई अगर ले, उस समय की एक बहुत बड़ा पहेली है। विनोबा भावे ने आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा और कहने के बाद मौन हो गए, उन्होंने मौन धारण कर लिया। ये बहुत बड़ा विषय है शोध का कि आपातकालीन को उन्होंने समर्थन देते हुए, ऐसा लगता है उन्होंने समर्थन दिया और उसको अनुशासन पर्व तो कहा, परंतु क्यों वो ऐसे मौन हो गए, ये शोध का विषय है। अन्य भी शोध के विषय बहुत है, जैसे कि देवेंद्र जी ने कहा कि साहित्य का विश्लेषण ही हमारे यहाँ इतिहास की रचना करता है। इतिहास की रचना आज केवल विषय आर्यों का ही नहीं है, आज विषय ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं, अनेकों भ्रांतियां हैं जिनको तोड़ करके अपनी
नैसर्गिक और जो अपनी शक्ति है हजारों साल की, जैसे एक अमेरिकन विद्वान ने लिखा है एक पुस्तक में उसने कि पश्चिम की 500 वर्ष की सभ्यता का अनुभव भारत की 5000 सभ्यताओं के अनुभव के आगे बिल्कुल ही शून्य है। 500 वर्ष की सभ्यता का अनुभव पश्चिम को है। उन्होंने माना कि यहाँ जो 5000 वर्षों की सभ्यता का अनुभव है उसको हमें देखना पड़ेगा, उससे हमें सीखना पड़ेगा और उससे रास्ते देखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा विश्व पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोगों को मालूम है कि वो बहुत भ्रमित है। उनको इस बात का आभास हो चुका है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो मूल्य थे, कहीं ना कहीं वो गलत सिद्ध हो रहे हैं और पत्रकारिता के सिद्धांतों को वो फिर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जाएं, पाणिनि के ग्रंथों को देखें, पतंजलि के ग्रंथों को देखें, नारद के जीवन को देखें, नारद के पुराण को देखें, नारद के 84 भक्ति सूत्रों को देखें, तो कहीं ना कहीं एक नई तरह की पत्रकारिता का एक नया स्वरूप हमारे सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि हमारा विश्वविद्यालय जो इस कार्य को कर रहा है उसको अन्य स्थानों पर भी करने की आवश्यकता है। सभी साहित्यकार, सभी शोधकर्ता, हर विषय के शोधकर्ता प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो ज्ञान प्राप्त है उसको समझकर और आज की भाषा में उसकी प्रस्तुति करेंगे तो हमारा मानवता के प्रति, सृष्टि के प्रति कर्तव्य अपना पूर्ण होगा। मैं अरुण जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक को किया और इस पुस्तक का और भी बधाई के पात्र है कि माननीय श्री अडवाणी जी के कमलों से उनका ये विमोचन हुआ। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। पिछले 40 वर्षों से मीडिया और एकेडमी से जुड़े रहे प्रोफेसर बीके कुठियाला जी को इस प्रासंगिक वक्तव्य के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब इस आयोजन का दूसरा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य उसकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। जी हाँ, आपातकाल के दौरान जेल की यातना झेलने वाले ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन में डॉक्टर अरुण भगत की मदद की है। इन सभी साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं और साथ ही माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से निवेदन करती हूं कि ये सभी सम्मानीय साहित्यकारों का सम्मान करें और उनका सम्मान करके उन्हें पुष्प दें। और अरुण जी से भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि उनके सम्मान में वो भी मंच पर हमारे साथ हों। हमारे साथ जो महान साहित्यकार हैं उन सभी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। वो हैं डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, डॉक्टर सुंदरलाल कथुरिया जी, डॉक्टर बाबूलाल गोस्वामी जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, श्री पुरुषोत्तम वज्र जी और साथ ही डॉक्टर दाऊ जी को भी मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। एक करके इन सभी सम्मानीय साहित्यकारों को मैं डॉक्टर अरुण भगत जी से ही निवेदन करना चाहूंगी कि वो सभी सम्मानीय साहित्यकारों को शॉल भेंट करने के लिए आमंत्रित देंगे। एक एक करके बुलाइए। मैं माननीय आडवाणी जी से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को बस शॉल, श्रीफल आप थोड़ा ऐसे रहिए और कुछ देकर सम्मानित करें। भैया क्या हो गया, काम ना करें क्या यार, ये जगह छोड़ दो, हमारे पास जगह नहीं है। मैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
ये हाथ नहीं करना बीच में। मैं डॉक्टर सुंदरलाल कथोरिया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर सुंदरलाल कथोरिया जी। इन्होंने बहुत सिखाया उसमें। अरे भैया बीच में से। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी। भैया हमारा हाथ हिलता है, आपको हम क्या ले रहे हैं? जब आप हाथ हिला देंगे तो हमारी तो पिक्चर गई ना। शोर वाला काम छोड़िए। नहीं तो आप हिलाइए मत। हिलाया मैं आपको नहीं हिला रहा, मैं थोड़ी ही जगह दीजिए जो सबके आ जाए अपना, ऐसा ना ना आप भी हमारे उसकी ये भी वो आइए सर, थोड़ा प्लीज सर आगे से हटिए। एक मिनट। श्री पुरुषोत्तम वज्र जी। श्री पुरुषोत्तम वज्र जी। श्री पुरुषोत्तम वज्र जी का सम्मान हो रहा है। ये बड़े अच्छे गजलकार हैं। बुके पीछे कर लीजिए सर। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर दाऊ जी गुप्त को। डॉक्टर दाऊ जी गुप्त। माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही डॉक्टर अरुण भगत का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और मित्रों, बंधुओं, जिस क्षण की आप सबको, हम सबको प्रतीक्षा थी, वो क्षण अब आ गया है। माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इस वक्तव्य के लिए। 2 शब्द कहें और हम सभी के बीच इस पुस्तक को लेकर कुछ परिचय दें। मैं एक व्यक्ति को और एक संगठन को सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा। वह व्यक्ति है डॉक्टर अरुण कुमार भगत और वह संगठन है इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अब 60 साल से ऊपर हो गए स्वतंत्र हुए। मुझे हमेशा स्मरण आता है कि मैंने अंग्रेज का शासनकाल 20 साल तक देखा। मेरा जन्म 1927 में हुआ और 47 तक अंग्रेज का शासन था। 47 में स्वतंत्रता भी मिली, लेकिन साथ साथ विभाजन भी हुआ और देश के 2 टुकड़े हो गए, जिसके कारण जिसको आज पाकिस्तान कहा जाता है, वहां पर बसे हुए प्राय सब हिंदू वहां से निकल करके और इस ओर आ गए। मुझे 47 अच्छी तरह से याद है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी और मैं कराची में था उस समय, और 5
5 अगस्त को कराची शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो आज तक कभी वैसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं। श्री गुरुजी स्वयं आए थे 10 दिन पहले, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। और मैं हमेशा लोगों को बताया करता हूं कि आज तो हम भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय इसलिए हैं क्योंकि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्री गुरुजी से मिलकर के ये तय किया कि मैं भारतीय जनसंघ का निर्माण करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि मेरा प्रभाव जो है वो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में है, कुछ मात्रा में इसलिए भी है क्योंकि पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहला अपना मंत्रिमंडल बनाया, तो गांधी जी ने उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप मंत्रिमंडल में प्राय लोगों को लेंगे तो जो लोग आपके परिचित हैं, कांग्रेस के हैं, उन्हीं को लेंगे। मैं आपको एक सुझाव देता हूं। मेरी सलाह है कि 2 व्यक्ति जो न केवल कांग्रेस में नहीं रहे, लेकिन जीवन भर वो कांग्रेस के कटु आलोचक रहे हैं, ऐसे 2 व्यक्तियों को भी आप मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर दें, तो उसके कारण मंत्रिमंडल की ख्याति समाज में बढ़ेगी कि इसमें समाज के बाकी वर्ग भी हैं, केवल कांग्रेस के लोग नहीं हैं। और उसके अलावा वो दोनों व्यक्ति देशभक्त हैं, और दोनों व्यक्ति इतने योग्य हैं कि आपकी जो पहली सरकार होगी उसकी भी ख्याति बढ़ेगी। इसके अलावा इस समय जो एक प्रमुख कार्य आपके संविधान सभा के सामने है, वो है स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण करना। उस संविधान के निर्माण में भी इन 2 व्यक्तियों के होने के कारण बहुत सहायता मिलेगी। और वो 2 व्यक्ति उन्होंने नाम जो उनको बताए, वो उन्होंने कहा कि एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन दोनों व्यक्तियों को अगर आप मंत्रिमंडल में समाविष्ट करेंगे तो उससे सब प्रकार से आपकी सरकार को लाभ होगा, आपकी व्यक्तिगत भी लाभ होगा, और देश को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। उन्होंने ये कार्य किया, और उसके कारण तो डॉक्टर, मैं जो बता रहा था आपको कि डॉक्टर मुखर्जी जब गुरुजी से मिले थे तो उन्होंने उनको कहा था कि मुझे, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया और मुझे दायित्व दिया कि मैं औद्योगिक विकास का मंत्री बनूं, तो उसके कारण भी देश भर में लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरा कोई प्रभाव नहीं। और अगर जैसी कल्पना मैंने की है कि ऐसी पार्टी बनाऊं और जिसके मैनिफेस्टो को आपने देखा, संविधान को आपने देखा और आपने बहुत पसंद किया कि बिल्कुल ठीक है, तो फिर जब तक, और आप कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में भाग नहीं लेता, और आप कहते हैं इसी कारण मैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सक्रिय रूप से आपका समर्थन करें, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा और कुछ न करें तो हर प्रदेश में आप चुन लें 2-3 ऐसे लोग जो अच्छे कार्यकर्ता हो, समर्पित कार्यकर्ता हो, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने वाले हो, और साथ साथ संगठन करने की क्षमता में योग्य हो, प्रतिभाशाली हो। उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं करूंगा। और उसके कारण सब प्रांतों में, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, ऐसा करके और कार्यकर्ताओं को सुपुर्द किया गया कि आप डॉक्टर मुखर्जी से मिलकर के जनसंघ का कार्य करें। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये न होता तो शायद
आज जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का ये रूप नहीं बनता। अब उसमें जैसे उत्तर प्रदेश के लोग जो पुराने हैं उनको जानकारी होगी कि उस समय उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक संघ के भौरव देवरस हुआ करते हैं, और उनके साथ साथ जो बाकी प्रचारक थे उनमें से दूसरे नंबर पर कोई थे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरे पर कोई थे तो नानाजी देशमुख थे, और ऐसे लोगों को सुपुर्द किया कि तुम जाओ। उसी समय मुझे भी, मैं संघ का प्रचारक था, तो मुझे भी कहा गया कि आप भी जनसंघ में कार्य करिए। राजस्थान में सुंदर सिंह जी भंडारी और मैं, हम दोनों करने लगे। हिंदुस्तान भर में मैं सबका जानता हूँ, कुशाभाऊ ठाकरे हो, चाहे जगन्नाथ राव जोशी हो, चाहे केरल के परमेश्वरन हो, इन सब लोगों को जो कार्य सुपुर्द किया उसके कारण पार्टी ऐसी बनी। डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जन्म दिया, वे कहा करते थे कि उनसे लोग पूछते थे कि आपने संघ निर्माण किया है लेकिन आप उनको राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मेरी मान्यता है कि एक गुलाम देश, उसकी कोई राजनीति नहीं होती। A slave country can have no politics। और इसीलिए मैं भी मानता था, मेरी जितनी जानकारी थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संघ अगर रुचि लेगा तो तब रुचि लेगा राजनीति में, और इसीलिए भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ। वो चाहे डॉक्टर मुखर्जी ने किया और आगे चल करके जो आज भारतीय जनता पार्टी का रूप हो गया है। तो ये जब सारा उनको कहा तो मैं मानता हूं कि आज हम गरीबी नहीं मिटा पाए, निरक्षरता नहीं मिटा पाए, शिक्षा में बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि कोई हुई है इन 60 सालों में। तो वो पश्चिम के जो लोग सोचते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं चलेगा, कहते थे लोकतंत्र नहीं चलेगा। मैं उन दिनों में, मुझे याद है कि लोग चर्चा इस बात की करते थे कि नेहरू जी के कारण लोकतंत्र बना है, और नेहरू जी नहीं होगा तो लोकतंत्र